हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग अपने अकाउंटेंसी के सिलेबस का सेकंड लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियोज। और मैं 10 पार्ट के अंदर इसे खत्म करूंगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 4 नंबर तक का अकाउंटिंग रेशियोज पूछा जाता है, लेकिन आपका जो वाइवा होगा जो अराउंड 12 मार्क्स का होगा अकाउंटेंसी का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इस चैप्टर को समझा दूंगा, सारे फॉर्मूले बनाना सिखा दूंगा, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, 10 के 10 पार्ट अच्छे से समझना। मैं अराउंड 60 क्वेश्चंस कराऊंगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आना है, तो मैं 60 के 60 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, और साथ में वाइवा के सारे आंसर आप दे पाओगे। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आज मैं आपको जितने फॉर्मूले बताऊंगा उतना फॉर्मूला आप अगली क्लास में याद करके आना। फिर मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा फॉर्मूले, वो आप याद करके आना, ताकि एक साथ आपको बहुत सारा बर्डन ना हो जाए। धीरे धीरे अपना बर्डन कम करते चलेंगे। तो मैं जैसे जैसे समझाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन कराऊंगा, इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से समझते चले जाना। बहुत मजा आएगा इस पूरे के पूरे सीरीज में। भले ही पेपर में सिर्फ 4 नंबर का है, लेकिन रियल लाइफ में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, आप सीए करो, सीएस करो, या फिर आप सीयूईटी दो, सब में इससे क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल भी इसको लापरवाही से नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा, मेरी गारंटी है। अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियोज होता क्या है? जब भी मैं रेशियोज की बात करता हूं तो कोई ऐसी चीज जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, लाइक 4/3, लाइक 3/2, इस तरीके से एक रेशियो बन जाता है। इसको बोल सकते हैं 1.5:1, ठीक है। और इस तरीके से आप रेशियोज बना सकते हो। तो जब अकाउंटिंग रेशियोज की बात करते हैं तो ये एक अकाउंटिंग टर्म में आ जाएगा। कोई भी दो अकाउंटिंग टर्म का जब आप रेशियो बना देते हो तो वो क्या बन जाता है? अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम। दो रिलेटेड आइटम्स के बीच का एक रिलेशन शो करता है। जब वही रेशियो कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रेशियो। और एक्सप्रेस किस में होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो दो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जब हम उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रेशियो। जैसे करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट मान लो 5 करोड़ का है, करंट लायबिलिटी मान लो 3 करोड़ का है, ठीक है। या फिर करंट लायबिलिटी मान लो 2 करोड़ का है। तो ये जो रेशियो बनेगा, ये बनेगा 2.5:1। इसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रेशियो, क्योंकि ये दोनों टर्म अकाउंटिंग टर्म है। तो यानी कि करंट एसेट अगर मेरे पास 2.5 है तो उसके बदले करंट लायबिलिटी 1 है। करंट एसेट अगर मेरे पास 5 है तो करंट लायबिलिटी जो है मेरे पास 2 है। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी का रेशियो बन गया, और इसी को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग मैनर। रेशियो प्योर रेशियो हो सकता है। प्योर रेशियो मतलब एब्सोल्यूट नंबर 2:1, 3:1, 4:1, ये हो गया प्योर रेशियो। रेशियो परसेंटेज में भी बन सकता है, लाइक 25%, 33%, 45% और 50%। रेशियो टाइम में भी हो सकता है, टाइम्स लाइक 3 टाइम्स, ठीक है, 4 गुना, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एक्सेट्रा। रेशियो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 3/2, 5/2, 7/4। इस तरीके से रेशियो को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो रेशियो प्योर रेशियो भी हो सकता है, परसेंटेज में भी, टाइम्स में भी और फ्रैक्शन में भी। सर कितने रेशियोज होते हैं और कौन से रेशियो परसेंटेज में आता है, कौन सा टाइम्स में आता है, ये सब हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बहुत सारे रेशियोज हैं हमें पढ़ना, और बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और रट्टाफिकेशन नहीं होगा, फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। आपने, मुझे पता है 12th में टीचर्स ने आपका ये चैप्टर बहुत टफ आपको फील करा दिया, लेकिन इस पूरे सीरीज को देखने के बाद ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा, इसके मैं दावे से कह सकता हूं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेशियो। तो हम अपने पूरे सिलेबस में रेशियोज और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रेशियोज होते हैं, लेकिन 12th लेवल पे आपको ये 4 रेशियोज को पढ़ना है। इसके अंदर भी जो जो रेशियोज आपके सिलेबस का पार्ट है, मैं वही रेशियो कवर कराऊंगा। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अकाउंटिंग रेशियोज है क्या? अकाउंटिंग रेशियोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने का एक टूल है, एक जरिया है। अकाउंटिंग रेशियोज, जिन अलग अलग रेशियोज इसके अंदर हम पढ़ते हैं, तो जब हम किसी कंपनी के अलग अलग रेशियोज को निकालते हैं तो हमें बहुत कुछ आइडिया मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कंपनी कब तक चलेगी, कितना मुनाफा कमाई, कंपनी कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, बहुत सारी और बातें हमें सीखने को मिलती हैं। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अकाउंटिंग रेशियो मस्ट है।
आपको याद होगा आपने एक फाइल बनाई होगी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, फिर बना रहे हो फिर आप बनाओगे, उस फाइल में देखना किसी भी कंपनी के बहुत सारे रेशियोज आप निकालोगे और टीचर आपको उन्हीं रेशियो से फॉर्मूला पूछेगा। तो वाइवा के लिए दिस चैप्टर इज मस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी रेशियो सर क्या पता चलता है? ये मेजर करता है कि फर्म इस लायक है कि नहीं कि अपने करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सके, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकती है कि नहीं, ये चीज अगर आपको जानना हो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अगर आपको जानना हो, तो आप कौन सी रेशियो को स्टडी करते हो? लिक्विडिटी रेशियोज को, ताकि आप ये देख सको कि शॉर्ट टर्म में कंपनी कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी। कंपनी बहुत बड़ी है पर क्या सैलरी एम्प्लॉय को दे पा रही है, अपने करंट लायबिलिटी की क्रेडिटर्स की पेमेंट कर पा रही है, नहीं कर पा रही? उस चीज के लिए हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो। फिर आता है सॉल्वेंसी रेशियो, ये बताता है कि आपके बिजनेस में डेट कितना है, इक्विटी कितना है, और आपको ये भी बताता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कि कंपनी लंबे समय तक चल पाएगी नहीं चल पाएगी। आपने कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी बंद हो गई, दिवाला निकल गया कंपनी का, तो कंपनी लंबे समय तक टिकेगी नहीं टिकेगी, उस चीज के लिए क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियोज होता है, जो बेसिकली बताता है कि आपके पास डेट कितना है, इक्विटी कितना है, जिससे आप अपने बिजनेस के एसेट्स को खरीद रहे हो। कुल मिला के ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है और ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। एक्टिविटी रेशियो बताता है कि आप अपने एसेट्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, आपके पास जो भी एसेट्स है, आप स्टॉक्स है, उसका आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शो करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म, कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती है, भाई सबको यही जानना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो यही है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है और इफेक्टिवनेस कैसी है, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो जाहिर सी बात है कंपनी सर्वाइव करेगी। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रेशियो हमें पढ़ना है, और हर रेशियो के अंदर अलग अलग कई सारे रेशियोज है। लाइक लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमें 2 रेशियोज को पढ़ना है, सिमिलरली सॉल्वेंसी के अंदर हमें 5 रेशियोज को पढ़ना है, 5 से 6 रेशियो, इसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमें 5 रेशियोज को पढ़ना है, राइट। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या है? लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, कंपनी की एबिलिटी है कि नहीं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की पे करने के लिए। It determine how quickly company can convert the assets and use them to meeting the dues that arise। तो कंपनी अपने एसेट्स को कितनी जल्दी बेच के अपने लायबिलिटीज की पेमेंट करती है, ये चीज इस रेशियो से पता चलता है। और ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, द इजियर ऑफ द एबिलिटी टू क्लियर द डेट, ये रेशियो जितना ज्यादा होगा ना, उतना अच्छा है कि कंपनी में डेट को पेमेंट कर पाएगी, डिफॉल्टिंग पेमेंट्स नहीं होगी, पेनाल्टी जो है वो नहीं होगी। मतलब अगर लिक्विडिटी रेशियो ज्यादा है तो अच्छी चीज है, कंपनी जल्दी अपनी करंट लायबिलिटीज को पेमेंट कर पाएगी। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियोज हमें पढ़ने हैं, पहला है करंट रेशियो, दूसरा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, नाम ध्यान रखना। सबसे पहला करंट रेशियो, करंट रेशियो जो स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। सो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और माना जाता है किसी भी कंपनी का अच्छा करंट रेशियो जो होना चाहिए वो 2:1 होना चाहिए, यानी कि करंट एसेट डबल होना चाहिए किससे? करंट लायबिलिटी से, वो आइडियल माना जाता है। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। देखो यार, कभी भी ना हर चीज एक हद तक अच्छी लगती है, ज्यादा रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है, कम रोशनी से दिखाई नहीं देगा। चीनी डालोगे तो मीठा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा चीनी डाल दोगे तो वो आपको और मीठा नहीं लगेगा, वो गंदा लगेगा आपको। सिमिलरली आइडियल जो माना जाता है, एक अच्छा करंट रेशियो कंपनी का जो स्टैंडर्ड है इंडस्ट्रीज का, वो 2:1 होता है, मतलब करंट एसेट डबल हो किसके? करंट लायबिलिटी के। ओके, अब क्विक एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो किसे कहते हैं? ये ना और ज्यादा लिक्विड है, इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट और क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और इसका आइडियल रेशियो क्या माना जाता है? 1:1। ध्यान रखना, 2 फॉर्मूले याद करा रहा हूं आपको, करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट को हम लोग लिक्विड एसेट भी कहते हैं। ओके, अब सर करंट एसेट्स होते क्या क्या हैं? ये तो देखो आपको पता होगा कि करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं। लाइक जो भी आपका स्टॉक है, डेटर है, ट्रेड रिसीवेबल है, वो सारे के सारे करंट एसेट्स जो आमतौर पे 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, ये सारे के सारे क्या है? करंट एसेट है। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, आपने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो सारी की सारी करंट एसेट है।
और करंट लायबिलिटी क्या है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, दीज ऑल आर करंट लायबिलिटी। इवन बैंक ओवरड्राफ्ट भी, शॉर्ट टर्म लोन टेकन, वो सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है? करंट लायबिलिटीज है। तो सर करंट असेट तो समझ आ गया, हमारे पास सारी करंट असेट्स होंगी उनको ऐड कर देंगे, करंट लायबिलिटी सारी होंगी उनको ऐड कर देंगे। सर ये क्विक असेट क्या है और करंट लायबिलिटीज क्या है? करंट लायबिलिटी तो बता ही दिया मैंने आपको। क्विक असेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट में से हमें दो चीजें माइनस करनी है, ध्यान रखना। करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा क्विक असेट। क्विक असेट को लिक्विड असेट भी बोलते हैं। क्विक असेट ऐसी असेट तो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्विक असेट्स के अंदर जो करंट असेट होता है ना, वही क्विक असेट है, इन दो चीजों को छोड़ के। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो ये दो चीज है ना, ये दो चीज जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर हमारे पास है तो हम उसको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे स्टॉक, भाई माल नहीं बिका तो कैसे कैश में कन्वर्ट करोगे? क्लोजिंग स्टॉक। और प्रीपेड एक्सपेंस, जो खर्चा आप पहले ही कर चुके हो, पेमेंट पहले ही दे चुके हो, तो उसे कैश में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है। मैंने अपने इंटरनेट का बिल भर दिया है, अभी कल को मैं उसे कैश में रिम्बर्स, कैश में कहीं से भी उसे कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो क्विक असेट हाईली वो असेट है जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा, और सारे ही करंट असेट क्विक असेट होते हैं, दो को छोड़ के। इसीलिए क्विक असेट का जो फॉर्मूला है वो है करंट असेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये ध्यान रखना, आइडल रेशियो क्विक रेशियो क्या है? 1:1 है, ठीक है। अच्छा, कुछ और फॉर्मूले हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। और क्विक असेट या लिक्विड असेट का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट में से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा क्विक असेट। अच्छा, टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट मतलब होता है करंट लायबिलिटी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, जब भी आप कोई बैलेंस शीट देखते हो ना, कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी नहीं होती, लेकिन मैं समझाने के लिए तुमको बता रहा हूं बस, ठीक है। तो बैलेंस शीट में सिर्फ दो चीजें आती हैं, लायबिलिटी साइड। सच में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सिर्फ दो चीजें आती हैं। पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा आता है टोटल डेट। ध्यान रखना, बैलेंस शीट में दो ही चीजें आती हैं, शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट। टोटल डेट के दो पार्ट है, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट। तो शॉर्ट टर्म डेट को ही क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। सो एक फॉर्मूला यहां से क्या बन सकता है? टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू, तो टोटल असेट होता ही है, ये सबको पता है। टोटल लायबिलिटी टोटल असेट के बराबर होता है, बैलेंस शीट हमेशा टैली करती है। लेकिन टोटल लायबिलिटी का एक और फॉर्मूला भी होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट। ध्यान रखना, टोटल लायबिलिटी का एक और फॉर्मूला भी होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। अब जो टोटल डेट है उसका भी एक फॉर्मूला होता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट लायबिलिटी। तो कोई अगर आपसे ये कहे टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी, तो बात तो बराबर है, एक ही बात है। तो यानी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, और टोटल लायबिलिटी ही टोटल असेट के बराबर होता है। और अगर मैं शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट दोनों को ऐड कर दूं तो इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहा जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल लायबिलिटी का एक और फॉर्मूला भी आ गया फिर। तो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करेंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। सो टोटल लायबिलिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या हो गया? ये पूरा का पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड है और ये करंट लायबिलिटी है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? टोटल लायबिलिटी। और टोटल लायबिलिटी टोटल असेट के बराबर होता है। तो मैं आपको अभी बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, और कितने फॉर्मूले इसको देख के ही तुम बना लोगे, तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में पढ़ लो, आपको टीचर्स फॉर्मूला लिखवा देंगे, आपको उसको याद करना पड़ेगा, वो आपकी हेडक है। लेकिन मैं जब भी पढ़ाता हूँ सोचता हूँ मैं खुद वहां बैठा हूँ एज ए स्टूडेंट, तो मैं कैसे याद करूंगा? प्रैक्टिकली इतने फॉर्मूले इस चैप्टर में जिसे याद करना पॉसिबल नहीं, और है 4 नंबर का, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 16 नंबर का आएगा बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर, और ये इवन 12th में भी आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में, वाइवा में भी आएगा, आपके सीयूईटी में भी आएगा। तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। चैप्टर बहुत कुछ सिखाता है। रियल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो रट्टा फिकेशन से हटके, तो चैप्टर मस्ट है, अच्छे से समझना, बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में। सो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। टोटल डेट का फॉर्मूला हो गया लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट को बोलते हैं करंट लायबिलिटी। अब जो ट्रेड रिसीवेबल है वो डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल के बराबर होता है। इसमें प्रोविजंस ऑन डाउटफुल
ठीक है। डाउटफुल डेट जो होते हैं वो नहीं काउंट करते, एक्सक्लूड करना होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो नहीं लेना होता क्योंकि हम उसको करंट लायबिलिटी मानते हैं। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या आता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आता है एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब एक लाइन है जो तुमको यहाँ पे याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जरा मुझे बताओ, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो जब आप करंट रेशियो कैलकुलेट करते तो लूज टूल स्टोर स्पेयर जो है वो करंट एसेट के अंदर काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि लूज टूल स्टोर स्पेयर ये सब अपने लिए होता है, उसे बेचने के लिए नहीं होता, पर आमतौर पर साल भर ही चलते हैं, इसीलिए करंट एसेट के अंदर डाल देते हैं इसको। तो हम इसको बिल्कुल भी करंट एसेट के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। जिस तरह से कैलकुलेटर एक फिक्स एसेट होता है, बट आपने कभी भी कैलकुलेटर को बैलेंस शीट में एज अ फिक्स एसेट नहीं देखा होगा। कैलकुलेटर 3 4 5 साल चल जाते हैं, उसको बेचने के लिए नहीं रखते कैलकुलेटर को। हम कैलकुलेटर से बैलेंस बनाते हैं, कितना पैसा देना लेना है, हिसाब किताब करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो लंबे समय तक चलता है, बट फिर भी कैलकुलेटर को कभी भी फिक्स एसेट के अंदर नहीं दिखाते। सिमिलरली करंट एसेट जब आप लोगे, सर क्या लूज टूल स्टोर स्पेयर करंट एसेट नहीं है? यस, वो करंट एसेट है। मेन हेड है इन्वेंट्री, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है इन्वेंट्री, हेडिंग सब हेडिंग में पढ़ा है। लेकिन करंट रेशियो में जब हम करंट एसेट लेते हैं तब इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, समझ रहे हो बात को, तब नहीं करेंगे, अदरवाइज है तो वो करंट एसेट ही, लेकिन करंट रेशियो की कैलकुलेशन उसे इग्नोर किया जाता है। सो अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई मैं क्विकली रिकैप करता हूं। करंट रेशियो और क्विक रेशियो दो टाइप की लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। इन्वेंट्री कौन सा? क्लोजिंग इन्वेंट्री, कुछ नहीं गिवन है, कौन सा इन्वेंट्री लोगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें लेना है। वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, टोटल डेट लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। और क्विक एसेट का फॉर्मूला मैंने बता दिया, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आते हैं, और आप स्टोर और स्पेयर और लूज टूल को नहीं लोगे वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो इन करंट एसेट, तो करंट एसेट में इसको नहीं लेंगे, राइट। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से देखो मैं कितने सारे फॉर्मूले बना दूंगा आप लोगों के लिए, देखना और आप इन फॉर्मूले को खुद बनाना। इन फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारना, आप जब भी पेपर में आए ना ऐसे छोटा सा बैलेंस शीट बना के फॉर्मूला खुद बना सकते हो। सबसे पहला फॉर्मूला देखो क्या है, ये टोटल लायबिलिटी है, ये हमेशा टोटल एसेट के बराबर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, एसेट साइड तीन चीजें, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट, इन तीनों को जोड़ेंगे टोटल एसेट आएगा, और ये टोटल एसेट किसके बराबर होगा? टोटल लायबिलिटी के। ठीक है सर, समझ आ गया है। अब जो टोटल लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी है ना, अभी मैंने लिखवाया था इसका फॉर्मूला, जो टोटल लायबिलिटी है वो क्या है, ये सारी चीजों के बराबर है, ये टोटल लायबिलिटी सबके बराबर है। इसमें से ये जो दो है ना, इनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर, आगे भी बहुत सारा काम आएगा फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, शेयर होल्डर्स फंड। तो फॉर्मूला क्या बन गया, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या बन गया, शेयर होल्डर्स फंड को हम लोग इक्विटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विटी, जिसका फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारा का सारा हो गया शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी। अब ये दोनों को मिला के कहा जाता है टोटल डेट। सो टोटल डेट अभी लिखवा चुका हूं फॉर्मूला, इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट क्या है? करंट लायबिलिटी। और मैं अगर इन दोनों मेन कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा तो आएगा टोटल लायबिलिटी। सो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड, सब यही लिखा हुआ है, मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रहा यहां पे, टोटल डेट, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। अब टोटल डेट का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। अगर मैं इन सबको ले लूं, अब ध्यान समझना, अगर मैं इन सबको ले लेता हूं, यहां से लेकर ये यहां लॉन्ग टर्म डेट तक, ये सारी की सारी चीजों को मिला के कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सो फॉर्मूला हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, ये सबके बराबर है, मतलब ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया क्या आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इसको आप इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, एक और फॉर्मूला ही बना सकते हो। देखो फॉर्मूला खुद बनेगा, इससे कितने फॉर्मूले बन जाएंगे, और भी फॉर्मूले बन जाएंगे। टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी हटा दो, ये टोटल लायबिलिटी, इसमें से सिर्फ इसको हटा दो, तो बाकी सारा का सारा जो बच गया वो क्या है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया। वो ये है आपका बैलेंस शीट से फॉर्मूला बनाने का तरीका।
एक और फॉर्मूला बताता हूं जो बहुत आगे काम आने वाला है जाके आरओआई के अंदर, बट अभी बता देता हूं। अगर ये बैलेंस शीट है, आप करंट लायबिलिटी को यहां से हटाकर यहां ले आओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। भाई कोई चीज यहां से हटाकर अगर यहां ले आओगे, साइड चेंज हो गया तो साइन भी चेंज हो जाएगा। और सीए माइनस सीएल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। जब यहां से ये चीज हट गया तो इधर क्या बचा? फिर ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड। सो एक और फॉर्मूला क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, तो हट गया, इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। ये सी माइनस सीएल क्या हो, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन बुक में लिखा रहता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जनरली नहीं होता। तब फॉर्मूला क्या होगा? नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अगर ये है तो नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इतने सारे फॉर्मूले जो है इस बैलेंस शीट के थ्रू बन सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ऐसे कॉपी में बनाओ बैलेंस शीट। ये है शेयर होल्डर फंड, सबसे ज्यादा ये जरूरी है। शेयर होल्डर फंड, टोटल डेट आ गया, टोटल लायबिलिटी। टोटल डेट के दो पार्ट है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। और ये जो शेयर होल्डर फंड है इसके अंदर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये आ गया पूरा का पूरा आपका शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, बहुत अच्छे से। और सारी चीजें ले लो, सिर्फ करंट लायबिलिटी छोड़ दो तो क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना पैसा बिजनेस में लगा है, चाहे अपना चाहे उधारी। ठीक है, लिख लो इसको। वीडियो पॉज करके ना एक बार सारे फॉर्मूले जो भी मैंने यहाँ लिखे हैं लिख लो। अब इसे रट्टा नहीं मारना, अगर इसे याद करने में 1 घंटा लग जाएगा इसे याद करने में, तब भी कंफ्यूजन रहेगा, भूल जाओगे, गलतियां होंगी, स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगा। समझोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अब चलते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे को इसमें आप लोगों को इतना मुझे भरोसा देना है कि हाँ सर हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी पता है। कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी की लिस्ट दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। जिनको नहीं पता अभी भी वो रिवीजन कर लेना क्या होता है करंट एसेट करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेड पेबल है 60,000 का, ठीक है। वर्किंग कैपिटल है 18 लाख का, करंट लायबिलिटी है 6 लाख का। आपको निकालना क्या है? करंट रेशियो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास 12th में मैथ्स नहीं है, हमारी मैथ्स वीक है। तो मैं एक बात बताता हूँ, 12th के मैथ्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सिंपल, छठी क्लास की जो मैथ्स अगर आपको वो आती है तो भी आप इसे आराम से कर लोगे। 6 लेवल तक आई थिंक सबने मैथ्स पढ़ी होगी, उस लेवल पे ये सवाल बन जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है? जिस चीज का खुद का एक फॉर्मूला होता है, लिखो अपनी कॉपी में, जिस चीज का खुद का एक फॉर्मूला होता है और वही क्वेश्चन में आपको गिवन भी दे रखा है, तो भैया वहीं से आप क्वेश्चन को खोलना स्टार्ट करोगे, वहीं से कंप्यूटेशन शुरू कर दोगे। सो वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है 18 लाख का, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितने का है? 18 लाख का। करंट एसेट मुझे नहीं पता कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ, लेकिन करंट लायबिलिटी मुझे पता है 6 लाख का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये रहा ना ट्रेड पेबल, देखो ये खाली ट्रेड पेबल है और ये टोटल करंट लायबिलिटी। तो क्या करंट लायबिलिटी में खाली ट्रेड पेबल आता नहीं, और भी लायबिलिटीज होती हैं? तो ये हम ये वाला लेंगे। 6 को इधर भेज दोगे, 18 प्लस 6 कितना आएगा? 24 लाख आ गया आपका करंट एसेट। सो करंट रेशियो आपको निकालना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 24 लाख का, करंट लायबिलिटी है 6 लाख का, तो यह आ गया आपका 4:1। हमेशा ध्यान रखना करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों रेशियोज में आते हैं, ठीक है। रेशियोज और फ्रैक्शन में ये टाइम्स में नहीं आता और ना ही ये आपका परसेंटेज में आता है। तो करंट रेशियो क्विक रेशियो आपको जो दिखेगा वो रेशियो में या फ्रैक्शन में ही दिखेगा बस, ठीक है। लिख लो फटाफट। तो ये हो गया आपका करंट रेशियो का क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे बहुत सारे 60 अराउंड क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बुक में आपको 120 130 क्वेश्चन दिया, मतलब 50% क्वेश्चन मैं यहाँ पे यूट्यूब पे करा दूंगा आपको। नेक्स्ट, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इसके अंदर टोटल असेट है, फिक्स असेट्स है, शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसे क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना पेपर में आप फॉर्मूला जरूर लिखना, एग्जामिनेशन में बिना फॉर्मूला लिखे सॉल्व मत करना, क्योंकि अगर कहीं क्वेश्चन में गलती हो गई और आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे, पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आपको निकालना है करंट रेशियो। ना ही यहाँ पे करंट एसेट है ना ही यहाँ पे करंट लायबिलिटी, तो मैं कैसे निकालूंगा? इस सिचुएशन में मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाऊंगा। देखना कितना सिंपल है, 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। टोटल असेट आपको दे रखा है 7,50,000। बच्चों अगर टोटल असेट 7,50,000 है तो टोटल लायबिलिटी भी 7,50,000 होगी। पहली चीज ये क्लियर हो गई।
फिर फिक्स असेट्स आपको दे रखा है 4 लाख, यहाँ रखो फिक्स असेट्स, ये कितना है आपका 4 लाख। उसके बाद है शेयर होल्डर फंड, वो यहाँ आता है, शेयर होल्डर्स फंड वो कितना दे रखा है आपको 5 लाख दे रखा है। फिर है नॉन करेंट लायबिलिटी, वो कितना दे रखा है नॉन करेंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए दे रखा है। और फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो देखो 2.5 लाख रुपए। तो जो जो चीजें दी गई थी मैंने सब कुछ देखो यहाँ उतार दिया। अब ये टोटल है 7.5 लाख का, शेयर होल्डर फंड भी आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी भी आ गया, तो बचा क्या करंट लायबिलिटी। तो 7.5 लाख में से अगर ये 5 2 7 गया तो 50,000 का बैलेंस आ गया, हमारा आंसर करंट लायबिलिटी। तो हमें इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी मिल गया। अब टोटल असेट जो है वो 750 का है, जिसमें से 4 और 5 650 का ये आ गया है ना। तो 1 लाख रुपए का बैलेंस आया। ये 1 लाख रुपए बैलेंस जो बचेगा ऑब्वियसली क्या बचेगा, इधर क्या रह गया है करंट असेट। सो करंट असेट जो है वो है आपका 1 लाख, करंट लायबिलिटी जो है 50,000। आंसर आ गया आपका 2:1, जो कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो है। बताओ यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब सर इसको लिखेंगे कैसे, फॉर्मूला खुद बना लो। अब ये चीज तो रफ का काम है, ये टीचर को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप फॉर्मूला बनाओगे, करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो टोटल एसेट आपको दे रखा है 7,50,000 माइनस 4 लाख माइनस 2,50,000। आपका आंसर आ गया 1 लाख। खत्म। अच्छा, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर्स फंड, आप खुद बना लोगे फॉर्मूला, माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी 7.5 लाख का है, उसमें से घटा दोगे शेयर होल्डर्स फंड जो कि 5 लाख का है, उसमें से घटा दोगे नॉन करेंट लायबिलिटी जो कि 2 लाख का है। तो आपका आंसर आ गया 50,000। एक फॉर्मूला और लिख दोगे इसमें, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ये भी आप लिख दोगे फॉर्मूला। तो ये 3 छोटे छोटे फॉर्मूले आपने लगाए हैं और ये अकाउंटिंग रेशियोज का करंट रेशियो का फॉर्मूला का आपका ये आंसर आ गया। अब सोचो आपको कोई टेंशन ही नहीं है फॉर्मूला रट्टा मारने की। ये क्वेश्चन आपने क्लास के दोस्तों को देना, किसी को बनाने के लिए नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला सोचेंगे यार इसके इतने सारे फॉर्मूले यूज होंगे, कोई एक फॉर्मूला इसके अंदर यूज नहीं हुआ। और ये फॉर्मूला आपको याद है, करंट रेशियो का करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी, खत्म। और क्विक एसेट में 2 चीजें घटानी होती हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। अब बाकी ये जो फॉर्मूले हैं तो खुद ही बनाया है आपने। तो अगर समझ के करोगे तो मजा भी आएगा और आपका मैथ भी तेज होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेकंड हमारा हो गया। वीडियो पॉज करो, आराम से लिख लो। Now moving to third, a company had a current asset 4,50,000, current liability 2 lakh. After it purchased goods of 30,000 credit, calculate current ratio after the purchase. अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ना आप क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो। आपकी बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। हर चीज की 2 एंट्री होती है, 2 जगह इंपैक्ट डालता है हर चीज। अच्छा सिर्फ मुझे इतना बताओ, अगर आप परचेज करोगे गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आप उधार सामान खरीदोगे तो सबसे पहले तो सामान आएगा आपके पास, लेकिन अगर आप उधार सामान खरीदोगे तो क्रेडिटर भी तो आपके पास आएंगे। स्टॉक क्या है? करंट एसेट है, क्रेडिटर क्या है? करंट लायबिलिटी। तो अगर आप सामान उधार खरीदते हो कभी भी तो सामान तो बढ़ेगा लेकिन कर्जदार भी बढ़ेगा। कर्जदार करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर सामान स्टॉक है, एसेट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर परचेज। तो आपको करंट रेशियो निकालना है आफ्टर परचेज। भाई पहले तुम्हारा करंट एसेट था कितने का? 4,50,000 का। और ये क्या है? बिफोर, ठीक है, ये है आपका बिफोर। यहां से एक बात और सिखाऊंगा आपको। और करंट लायबिलिटी कितने का है? 2 लाख का। तो 450 अपॉन 2 करके देख लो, 0 0 कैंसिल करके 450 अपॉन 200 तो 2.25। तो अभी जो करंट रेशियो हमारा था वो 2.25 रेशियो 1 था। लेकिन आफ्टर परचेज जब आपने खरीद लिया, आफ्टर परचेज, तो जो करंट असेट है वो आपके पास पहले था 4.5 लाख, सामान खरीदा तो स्टॉक कितना ऐड हो गया? 30,000 का। तो ये आपका आ गया 4,80,000। और जो करंट लायबिलिटी पहले कितने का करंट लायबिलिटी था? 2 लाख का। लेकिन अगर आप उधार सामान खरीदते हो तो आपकी करंट लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी ना, आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। तो 480 ऊपर आएगा, 2,30,000 नीचे आएगा। तो ऊपर आ गया 4,80,000 डिवाइड बाई 2,30,000। तो ये रेशियो आ गया 2.08 रेशियो 1। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सामान उधार खरीदने से करंट रेशियो जो है वो डिक्रीज हो गया, करंट रेशियो डिक्लाइन। ये सिर्फ मैं आपके समझ के लिए बता रहा हूँ, पेपर में तो सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन करना था और कुछ नहीं। फॉर्मूला लिखो और ये वाला पोर्शन करो। फॉर्मूला लिख दो,
करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, CA/CL, ठीक है। और आपको ये कंप्यूट करके दिखाना है कि अगर आप सामान उधार खरीदोगे तो सामान भी बढ़ जाएगा लेकिन साथ में कर्जदार भी बढ़ जाएगा, तो रेशियो अल्टीमेटली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिनोमिनेटर का इंपैक्ट ज्यादा होता है न्यूमरेटर से, नेगेटिव का इंपैक्ट हमेशा ज्यादा होता है। मैं अच्छी बात बोलूंगा ना, तुम्हारे कान खड़े नहीं होंगे। मैं कोई गंदी बात बोलूंगा, गलत बात बोलूंगा, खराब बात बोलूंगा, तुम तुरंत उसको हमेशा याद रखोगे, राइट। तो यही चीज है। तो ये हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और आपको एक सीखने को मिला कि अगर आप ऊपर नीचे दोनों जगह प्लस करोगे ना तो रेशियो जो है वो घटता है। कुछ बच्चों को लगता है रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, और कुछ महान लोग होंगे जो इसको कट कर देंगे, भैया इसको इससे कट कभी नहीं करना है, ध्यान रखना, कभी प्लस में कट नहीं करते, मल्टीप्लाई में ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में। अच्छा, क्वेश्चन 4, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। करंट रेशियो है 6 लाख का, करंट लायबिलिटी है 4 लाख, और अभी रेशियो 1.5:1 है, ऑब्वियसली 6/4 1.5 आएगा। द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो 2:1। कंपनी चाहती है कि रेशियो को 2:1 कर दी जाए। पहले रेशियो था 1.5:1, अब अकाउंटेंट चाहता है कि रेशियो को 2:1 कर दी जाए। तो वो कैसे करेंगे, बाय पेइंग ऑफ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। अच्छा, अब अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ रखा है, अगर आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो होगा क्या, करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो सबसे पहले कैश कम हो जाएगा आपका। भी पेमेंट किससे करोगे, हवा से, पानी से, कैश से करोगे ना। कैश क्या होता है, करंट असेट। तो करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो सबसे पहले करंट असेट कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो करंट लायबिलिटी तो ऑब्वियसली कम होगा ही होगा जब उसको आप रीपे कर दोगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले रेशियो 1.5:1 था, लेकिन जो अकाउंटेंट है या जो कंपनी है वो रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, कैसे, करंट लायबिलिटी को पेमेंट करके। तो आपको बताओ कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करें ताकि रेशियो 2:1 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, करंट रेशियो, आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशियो जो है आपका पहले 1.5:1 था, लेकिन अब 2:1 आप मेंटेन करना चाहते हो। 2:1 का मतलब होता है 2/1, ठीक है। लेकिन वो आप तब करोगे जब आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दोगे। तो पहले करंट लायबिलिटी कितना था, 4 लाख का, तो आप मान लो एक्स अमाउंट जो है वो पे कर दोगे, लेकिन करंट लायबिलिटी तो कम हो जाएगा, बट जो करंट असेट है वो भी कम हो जाएगा सेम अमाउंट से, क्योंकि जो भी आप पे करोगे वो कैश पे करोगे। मान लो आपने 1 लाख की करंट लायबिलिटी पे करी तो 1 लाख रुपए कैश भी कम हो जाएगा। तो सेम अमाउंट ऊपर नीचे से माइनस माइनस हो जाएगा। जैसे अभी से पिछले क्वेश्चन मैंने कहा था, अगर आप सामान उधार खरीदते हो तो ऊपर और नीचे प्लस हो जाता है, डबल एंट्री है ना। सिमिलरली अगर आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो करंट लायबिलिटी तो माइनस हो ही जाएगा, लेकिन साथ में आपका कैश भी माइनस हो जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन। माइनस करने के बाद अब जो रेशियो बनेगी वो 2:1 बनेगी। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और निकाल लो कि भाई कितना करंट लायबिलिटी की पेमेंट आपने करनी है। तो आप इसे सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4×2 8 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x। 6 लाख को इधर भेज दो तो ये आएगा 2 लाख, 8 6 माइनस 2 उधर आएगा, प्लस का 2x हो जाएगा माइनस x, तो x इक्वल टू 2 लाख। तो अगर आप 2 लाख की करंट लायबिलिटी को पे कर दोगे तो आपका करंट रेशियो 2:1 हो जाएगा। मैं प्रूफ करके दिखाऊं, देखो 6 लाख का करंट असेट था, अगर आप 2 लाख की करंट लायबिलिटी पे कर दोगे तो ये कितना बचेगा फिर आपका 4 लाख। और 2 लाख की करंट लायबिलिटी पे कर दोगे, करंट लायबिलिटी 4 लाख था, 2 लाख की पे कर दो, कितना बचेगा 2 लाख बचेगा पे करने के बाद। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी 4:2 आ गया 2:1। तो ये आ गया आपका 2:1 जो अकाउंटेंट मेंटेन करना चाह रहा था। इट मीन सही है। तो अगर आप 2 लाख रुपए की लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो रेशियो ये बन जाएगा। कल को क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है कि रेशियो पहले ही 2:1 है, हम कम करना चाहते हैं या हम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह से एक्स को माइनस कर देना। अगर वो उधार सामान खरीदेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा एक्स का अमाउंट, की उधार सामान खरीदना, स्टॉक आया, साथ में कर्जदार बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी बोलेगा प्लस माइनस वो आप सोच समझ के देखना कि एसेट और लायबिलिटी में क्या इंपैक्ट आएगा, और फिर उसे एक्स मान के आप सॉल्व करोगे। बट इंपैक्ट दोनों जगह सेम आएगा, चाहे प्लस चाहे माइनस। ओके, आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं। आज हमने काफी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस बनाए। अगली क्लास में मैं तुम्हें क्विक रेशियो और साथ में करंट रेशियो के इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहां तक अच्छे से पढ़ के
समझ के फॉर्मूले जितने भी बताएं, चाहे करंट रेशियो का हो, क्विक रेशियो का हो, क्विक एसेट का हो, या वर्किंग कैपिटल का हो, लॉन्ग टर्म टोटल डेट का फॉर्मूला हो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला हो, अच्छे से लर्न करके लिख लिख के प्रैक्टिस करके आना। मुझे बताना कमेंट्स में पहली क्लास कैसी लगी, और मैं ट्राई करूंगा कल से 2-2 वीडियोस डालने का, मतलब डेली बेसिस पे 2-2 वीडियोस अपलोड करूं, ताकि मुझे नवंबर एंड तक आपका सिलेबस अच्छे से कैश फ्लो के साथ खत्म करना है। तो यहाँ तक पढ़ के, समझ के, याद करके, प्रैक्टिस करके आना। मुझे बताओ कमेंट्स में, और प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। अपने दोस्तों को शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।